इसको काटिए न जी, ये पहले का है लगता है। अभी का थोड़े है जी, अभी का थोड़े है। चलिए लाइव हो गया है, कमेंट दीजिए यहाँ पे 2 मिनट के लिए। चलिए आ जाइए। आ जाइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जहाँ तक कमेंट पढ़ पा रहे हैं, कमेंट तो बहुत सारा आ रहा है, जहाँ तक कमेंट पढ़ पा रहे हैं, कमेंट में एक है कि फल्ला वीडियो नहीं चल रहा है, चिल्ला वीडियो नहीं चल रहा है। तो जिनका भी जो भी वीडियो नहीं चल रहा है, आप जो है एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च कीजिए कि ज्ञान बिंदु का एप्लीकेशन कैसे अपडेट होता है, सर्च कीजिएगा तो फिर आपको जो है मिल जाएगा। तो फिर वहां पर जो है जाकर के उस वीडियो को देख करके जो है आप अपना अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। जिसका भी जो भी क्लास नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिए, दूर हो जाएगा। या फिर भी नहीं चल रहा है तो जो है हम नंबर दे देते हैं, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा अपना 93 414 92 082। इस पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा, वो आपके सॉल्यूशन को जो है देखेगा, ठीक है। इसके बाद कल जो है क्लास नहीं हुआ था। अब देखिए क्लास जो है सामान्य तौर पर पटना में अगर आप रहते हैं तो सामान्य तौर पर हर टीचर सप्ताह में 5 दिन क्लास लेता है, सोमवार से शुक्रवार क्लास लेता है। हम क्लास को 6 दिन रखे हैं, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, ताकि अगर बीच में एक क्लास डिस्टर्ब होगा तो सैटरडे को क्लास ले लिया जाएगा। जैसे कि पिछले सप्ताह अगर आपका क्लास डिस्टर्ब हुआ था, एक दिन डिस्टर्ब हुआ था, तो रविवार को क्लास ऑर्गेनाइज हुआ था या नहीं हुआ था? रविवार को क्लास ऑर्गेनाइज हुआ था। मतलब आप जो है सिर्फ निगेटिव चीजों को याद रखते हैं, क्लास नहीं हुआ इसको लेकर के जो है खड़ी खोटी सुना देते हैं हमको, लेकिन पॉजिटिव चीज को आप याद नहीं रखते हैं कि पिछले सप्ताह एक रोज क्लास नहीं हुआ था तो क्लास जो है रविवार को भी हम आपके लिए क्लास लगवा दिए थे। तो अगर क्लास नहीं हुआ तो इसके लिए बहुत ज्यादा हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। और वैसे छात्र ही बहुत ज्यादा हाय तौबा करते हैं जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं सामान्य तौर पर। अगर मान लिया जाए कि क्लास डिस्टर्ब हो गया एक दिन, तो आप जो है ये कर लीजिए, क्या कहते हैं, रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अब कभी काल कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है जिस वजह से क्लास नहीं हो पाया। पिछले दिनों क्या हुआ था कल हमको भी नहीं पता, हम बात भी नहीं कर पाए बिट्टू सर से, क्या दिक्कत हुआ नहीं हुआ कि क्लास ऑफ हो गया। लेकिन क्लास अगर दिक्कत हो नहीं, टेटों से, टेटू जो शरीर पे बनवाते उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऑफलाइन क्लास 15
फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं होता है। भूल जाते हैं तो फिर जो है ये रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब आ जाइए। अरे आप भरोसा रखिए, आप एक भरोसा के साथ आए हैं ना, आप एक भरोसा के साथ आए हैं। आप सिर्फ मेरे साथ रहिए, आपके भरोसा पर हम लोग खरा उतरेंगे। भले अभी थोड़ा बहुत दिक्कत है 15 तारीख तक, लेकिन आगे हम आपके भरोसा पर खरा उतरेंगे। 15 तारीख से आपका क्लास ऑफलाइन हो जाएगा। बस 2-4-5 दिन का तो अब बात है, ठीक है। 2-4-5 दिन का जो है बात है, तो आ जाइए। अब पढ़ते हैं, ठीक है। हो गया कमेंट, अब कमेंट हटा दीजिए। अब कमेंट पढ़ेंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, कमेंट हटा दीजिए अब, ठीक है। चलिए अब आ जाइए। अब सभी लोग जो भी ऑनलाइन लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि अब लेक्चर सुनिए ध्यान से, फिर आगे लास्ट में हम आपके कमेंट को लेंगे। अब हम कमेंट नहीं देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो हम आपको बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ा रहे थे। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। बौद्ध धर्म काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इसके पीछे कई सारे कारण थे। फिर बौद्ध धर्म का पतन भी हो गया, उसके पीछे भी कई सारे कारण थे। पिछले क्लास में हम आपको जो बौद्ध सम्मेलन है, बौद्ध सम्मेलन सब के विषय में चर्चा किए थे। और बौद्ध सम्मेलन के साथ साथ जो है बौद्ध साहित्य की भी चर्चा पिछले क्लास में हमने आपके साथ किया था। और साथ ही साथ और भी अन्य बातों की चर्चा आपके साथ पिछले सेशन में हमने की। अब देखिएगा, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण सब बताए थे। पतन के कारण, समानता असमानता, बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता असमानता, बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता असमानता बता दी, सब चीज बता दी है, नहीं बताया समानता असमानता नहीं। चलिए देखिए, बौद्ध धर्म एक तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व में, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में यानी 600 ईस्वी पूर्व में जो है टोटल 62 संप्रदाय का उदय हुआ। उन 62 संप्रदायों में 2 सबसे लोकप्रिय संप्रदाय के रूप में उभरकर सामने आया। और उन 2 लोकप्रिय संप्रदायों में भी सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय बनकर उभरकर सामने बौद्ध धर्म हुआ। सबसे ज्यादा लोकप्रिय बौद्ध धर्म हुआ। बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कई सारे कारण थे। उन कारणों में हमने आपको बताया था, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का सबसे पहला कारण तो यही था कि आम जनों की भाषा पाली भाषा में उपदेश दिया जाता था। दूसरा कारण, सामाजिक समानता के सिद्धांत को बौद्ध धर्म में स्वीकार किया गया था। मतलब बौद्ध धर्म के अंतर्गत सभी लोगों को एक समान दृष्टिकोण से देखा गया। फिर आपको राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। मध्यम मार्ग का अनुसरण बौद्ध धर्म के अंतर्गत किए गए। ये तमाम कारण है जिस वजह से बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुए। फिर बौद्ध धर्म कालांतर में जाकर वज्रयान संप्रदाय के उदय के बाद अलोकप्रिय होने लगा और फिर बौद्ध धर्म का पतन हो गया। उसके अलोकप्रियता या पतन का जो कारण था वह यह था कि बाद में जाकर उपदेश संस्कृत भाषा में दिए जाने लगे। राजाओं ने संरक्षण देना बंद कर दिया। कर्मकांडों का प्रचलन बौद्ध धर्म में हो गया। ये तमाम कारण रहे जिस वजह से बौद्ध धर्म अलोकप्रिय हो गया और धीरे धीरे उसका पतन हो गया। अब जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, कभी कताल आपके परीक्षा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समानता
बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन कौन सी समानता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन कौन सी असमानता है। तो समानता और असमानता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या क्या है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या क्या है। पहली समानता तो यह है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रवर्तक थे दोनों क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। क्षत्रिय कुल में, दोनों क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। पहली समानता यही है। महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, महावीर स्वामी भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय कुल के अंतर्गत शाक्य, क्षत्रिय कुल के अंतर्गत जो है शाक्य जाति में पैदा हुए और महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल के अंतर्गत ज्ञात्रिक जाति में पैदा हुए। ज्ञात्रिक जाति में पैदा हुए। दोनों का गोत्र अलग अलग था, लेकिन अगर आप जाति को देखेंगे तो दोनों क्षत्रिय ही थे। दोनों क्षत्रिय थे। जाति को अगर आप देखेंगे तो दोनों क्षत्रिय थे। गोत्र दोनों अलग अलग गोत्र में पैदा हुए, एक शाक्य में और एक ज्ञात्रिक में। लेकिन जाति के संदर्भ में देखेंगे तो क्षत्रिय जाति के थे दोनों। एक के पिता, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के मुखिया, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया। तो पहली समानता यह थी। दूसरी समानता इन धर्मों में यह था कि दोनों धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। दोनों धर्म में जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद, दोनों धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। तो आगे बता रहे हैं ना, काहे बकाते हैं, ठीक है, बता रहे हैं ना आगे सब चीज। पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को दोनों धर्म में स्वीकार किया गया है। फिर अगला, दोनों धर्मों ने वेदों को अस्वीकार कर दिया। वेद को अस्वीकार कर दिया। वेद की आलोचना दोनों धर्म में की गई है। वेद की आलोचना जो है दोनों धर्म में की गई है। वेद को नहीं माना गया है, ना बौद्ध धर्म में वेद को माना गया है, ना जैन धर्म में वेद को माना गया है। इसके साथ ही साथ दोनों धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई। दोनों धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था की जो है आलोचना की गई। इन चीजों को लेकर दोनों धर्मों में समानता है। दोनों क्षत्रिय जाति में पैदा हुए, पुनर्जन्म कर्मवाद के सिद्धांत को दोनों ने स्वीकार किया। वेद को दोनों धर्मों में नहीं माना गया, वेद को अस्वीकार किया गया। वेद की प्रामाणिकता पर संदेह की गई। वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई। दोनों धर्मों में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई। यह तो समानता है। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कई सारी असमानताएं भी हैं। कई सारी असमानताएं भी हैं। सबसे पहली असमानता तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यह है, सबसे पहली असमानता बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यह है कि आत्मा को एक धर्म में माना गया है, आत्मा को एक धर्म में नहीं माना गया। आत्मा को लेकर दोनों धर्मों के बीच असमानता है। आत्मा को लेकर दोनों धर्मों के बीच असमानता है। जहां एक तरफ बौद्ध धर्म में
आत्मा को नहीं माना गया है, वहीं दूसरी तरफ जैन धर्म में आत्मा को माना गया है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट करके देखेंगे तो बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किन बातों को लेकर असमानता है? तो आत्मा, उसका उत्तर आत्मा होगा। एक ये हो गया। दूसरी बात यह है कि बौद्ध धर्म में जहां मध्यम मार्ग को अपनाया गया, मध्यम मार्ग को अपनाया गया, वहीं जैन धर्म में कठोर तपस्या पर बल दिया गया। जैन धर्म में जो है आपको कठोर तपस्या पर बल दिया गया, कठोर तपस्या पर बल दिया गया। यानी बौद्ध धर्म में कहा गया मध्यम मार्ग को अपनाते हुए आप जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अष्टांगिक मार्ग, इन चीजों का पालन कीजिए। लेकिन जैन धर्म में इन चीजों का काफी कठोरता से पालन करने को कहा गया। इसको लेकर दोनों धर्मों में असमानता है। फिर आपको बौद्ध धर्म यह मानता है कि जीवित रहते ही लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जैन धर्म यह करता है कि मृत्यु के बाद ही निर्वाण की प्राप्ति संभव है। मृत्यु के बाद ही निर्वाण की प्राप्ति जो है संभव है। तो निर्वाण को लेकर दोनों धर्मों में असमानता है। निर्वाण को लेकर जो दोनों धर्मों में असमानता है, बौद्ध धर्म यह कहता है कि जीवित रहते निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, और जैन धर्म यह कहता है कि मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो इन चीजों को लेकर दोनों धर्मों में असमानता है, दोनों धर्मों में असमानता है। इसके बाद अगर आप नोट का अनुसरण करेंगे तो नोट में आपको परिशिष्ट दिया हुआ है, और परिशिष्ट में हमने उन चीजों को शामिल किया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं, उसी को हमने परिशिष्ट में शामिल किया है। तो परिशिष्ट की बातें पूछी हुई बातें हैं, किसी न किसी परीक्षा में है, और जो बातें कंपटीशन में एक बार पूछ दिया है उस बात के पूछने की संभावना कंपटीशन में आगे और भी ज्यादा है, आगे और भी ज्यादा है। तो परिशिष्ट मूल तौर पर आपको याद करना है। तो अब आइए हम आपको समझा बुझा करके याद करवा देते हैं। परिशिष्ट में सबसे पहला लाइन होगा आपको कि जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। सबसे प्राचीनतम बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है, सबसे पवित्र बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। सबसे पवित्र, सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रमुख बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। किसने किसकी रचना की है, किसमें क्या है, कौन बौद्ध सम्मेलन के दौरान किसकी रचना की गई है। आशा करते हैं आपको यह सब बात याद होगा। तो जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई है। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई है। फिर जो दूसरा लाइन होगा वह यह होगा कि जो बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन रहा है। बिहार के भीतर नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था, और भागलपुर के भीतर, बिहार के भागलपुर के भीतर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। ये सब बौद्ध शिक्षा के
सबसे प्रमुख केंद्र रहे हैं। ये सब बौद्ध शिक्षा के सबसे प्रमुख केंद्र रहे हैं। और बौद्ध धर्म को अगर आप देखेंगे तो शुरुआती दिनों में जो बौद्ध धर्म था वह सिर्फ और सिर्फ भारत तक सीमित था, लेकिन जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। और बौद्ध धर्म का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ, अशोक के समय ही बौद्ध धर्म का गमन नेपाल के क्षेत्र में हुआ था। नेपाल के क्षेत्र में अशोक के समय ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और बौद्धवाद के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। बौद्धवाद के प्रचार प्रसार के लिए जो है पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। कौन भाषा का? पाली भाषा। पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। परिशिष्ट के अंतर्गत ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। फिर आपको आगे परिशिष्ट में एक लाइन मिलेगा, सामान्य तौर पर ऐसी मान्यता है कि 4 बौद्ध सम्मेलन हुए हैं, लेकिन कुछ साहित्य, कुछ विद्वान 5वें बौद्ध सम्मेलन की भी बात करते हैं। और जो 5वां बौद्ध सम्मेलन है उसको लेकर यह कहते हैं कि 5वां बौद्ध सम्मेलन जो है आपको हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक था, प्राचीन भारतीय इतिहास में ही हम आपको बताएंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है आपको कन्नौज में हुआ था। फिर चैत्य, मठ, मंदिर, इन सभी का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से इन सभी का संबंध है। ये तमाम बातें जो है आपको परिशिष्ट में देखने को मिलेगा। तो इन चीजों को जो है आप याद कर लीजिएगा। एक बार नोट दीजिए। तो ये सब बात याद हुआ, जितना बात याद करवाए हैं। तो आइए तो फटाफट एक मिनट में इसको याद करते हैं। ठीक है, नोट तो सबके पास होगा। नोट सबके पास होगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई है। कौन भाषा में? पाली। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना कौन भाषा में? पाली भाषा में हुई है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने और विक्रमशिला का धर्मपाल ने। और ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारे चीनी यात्री, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीन में भी हुआ। बहुत सारे चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आए। और चीनी यात्री जो भारत की यात्रा पर आए, उनका उद्देश्य था गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए स्थलों का भ्रमण करना और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना। 2 ऐसे चीनी यात्री हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का काम किया। एक का नाम था वेनसोंग और एक का नाम था इत्सिंग। समझिए, एक का नाम था इत्सिंग। ये सब बात भी आप याद रखिएगा। तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा, तो 1-2 लाइन लिखिएगा, तो नोट में लिखिएगा तो 1-2 लाइन, 1-2 लाइन नोट में लिखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने, अब विक्रमशिला का धर्मपाल ने किया है। आगे इस नोट में लिखा हुआ है, तो ई लाइन हम आपको नहीं लिखाएंगे, बल्कि एक लाइन लिखिएगा। वेनसोंग और इत्सिंग, वेनसोंग और इत्सिंग, वेनसोंग और इत्सिंग वेनसोंग और इत्सिंग ऐसे चीनी बौद्ध यात्री हैं, ऐसे चीनी बौद्ध यात्री हैं जिन्होंने
नालंदा विश्वविद्यालय में, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसके बाद आगे है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में। देखिए ये पूछा गया है और ध्यान दीजिएगा, अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का गमन बर्मा में भी हुआ, अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का गमन श्रीलंका में भी हुआ, और अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का गमन तिब्बत में भी हुआ। तो जैसे यह प्रश्न पूछा है किसके समय बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ है, तो आगे आकर के पूछ सकता है बर्मा में किसके शासनकाल में गमन हुआ, श्रीलंका में किसके शासनकाल में गमन हुआ, तो सीधा अशोक मारना है। सीधा इस प्रकार के प्रश्न पूछे ना कि किसी देश में बौद्ध धर्म का गमन किसके शासनकाल में हुआ, शासक के संदर्भ में पूछे तो आंख बंद करके क्या मारना है, अशोक। क्या मारना है, अशोक। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किसके शासनकाल, हाँ किसके शासनकाल में। चलिए, स्तूप शब्द समझाए थे, सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप कौन है, सबसे बड़ा स्तूप कौन है, सबसे बड़ा स्तूप कौन है। बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग, बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग। मठ मंदिर और स्तूप शब्द किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। मठ मंदिर स्तूप शब्द किस धर्म से संबंधित, मठ मंदिर स्तूप शब्द किस धर्म से। और एक बात हम आपको नहीं बताए थे कि बिंबिसार एक ऐसे शासक हैं जिसके समय महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया, हाँ या ना, एकदम। तो कौन ऐसे शासक है जिनके समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने उपदेश दिया, किनके समय, किनके समय। महात्मा बुद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किए थे। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां किए, महात्मा बुद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां किए, वैशाली। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया है, जिसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा, भारत का आइंस्टीन। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, शून्यवाद मतलब कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सत्ताहीन है, हर वस्तु सत्ताहीन है, हर वस्तु सत्ताहीन है। शून्यवाद का मतलब यही होता है, तो याद रखिएगा। तो इसके बाद देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था, नहीं बताए कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता, कौन बनना चाहता था, देवदत्त। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग तैत्तरीय उपनिषद से लिया है। एक तो ध्यान दीजिएगा, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा हमने आपके साथ की है। गौतम बुद्ध ने जो यह कहा है कि यह जो संसार है पूरा का पूरा संसार दुखी है, उस दुख के निवारण को लेकर गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को कहा है, हां या ना। इतना बात तो आप जानते थे पहले से, लेकिन बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग लिया कहां से, तो तैत्तरीय उपनिषद से। कहां से लिया है, तैत्तरीय उपनिषद। यहां पर एक बात आप हमको बताइएगा, इस बात को तो याद कर लेना है हम लोगों को, लेकिन यहां पर एक बात आप हमको बताइएगा कि जो आपको तैत्तरीय उपनिषद है किस वेद के ऊपर लिखा गया, हाँ यजुर्वेद पर है, बकलोल। मतलब आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के रिवीजन करते ही नहीं है। रविवार को क्या करते, रविवार को बकरी चराने जाते हैं, समझ गए। अरे ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कौशिक की, यजुर्वेद के ऊपर तैत्तरीय और शतपथ, सामवेद के ऊपर पंचबीस षडबीस, और अथर्ववेद के ऊपर गौपथ, अथर्ववेद के ऊपर गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो जो महात्मा बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहां से लिए, तैत्तरीय उपनिषद से। कहां से लिए हैं, अष्टांगिक मार्ग कहां से लिए हैं, तो एक बार बता दीजिए, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहां से लिए, कहां से लिए हैं। चलिए, महायान शाखा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पदम पानी के नाम से भी जाना जाता है। महायान शाखा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, पदम पानी। किस नाम से, पदम। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करता है कि स्त्री तथा पुरुष मोक्ष प्राप्त कर सकता या कर सकती है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म में पुनर्जन्म विश्वास, पुनर्जन्म की मान्यता है। हिंदू धर्म में भी, जैन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी। बौद्ध धर्म
बोध ग्रंथ धम्मपद गीता के समान पवित्र माना जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे हिंदू धर्म में जो है आपको गीता का जो महत्व है वही महत्व जो है बौद्ध धर्म में धम्मपद का है, धम्मपद नामक साहित्य का है, बोध ग्रंथ धम्मपद का है। तो हिंदू धर्म के गीता के समान, हिंदू धर्म के गीता की तुलना गीता से किस बौद्ध साहित्य की तुलना की जाती है? धम्मपद। हिंदू धर्म के गीता की तुलना किस बौद्ध साहित्य से की जाती है? धम्मपद। किससे? धम्मपद। आगे, बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को माना गया। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसको माना गया? मैत्र। किसको माना गया है? मैत्र। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक। अब बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य आपको नहीं मालूम है? बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या? बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या? बौद्ध धर्म का मूलाधार, चलिए, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण बंगाल के पाल शासकों ने दिया? नहीं बताया, एकदम बताएं। बौद्ध धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किसने दिया? बंगाल के पाल शासक। बौद्ध धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किसने दिया? बंगाल के पाल शासक। आगे, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताया। कुशीनगर में बिताया, इसको लेकर बड़ी विवाद है। कुशीनगर को काट करके वैशाली लिख लीजिए, वैशाली होगा घटना चक्र के अनुसार। कुशीनगर को काट करके वैशाली लिखिए, कुशीनगर को काट करके वैशाली लिखिए, कुशीनगर को काट करके वैशाली लिखिए, वैशाली लिखिए। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा बुद्ध की है। मानव रूप में पूजित प्रथम प्रतिमा बुद्ध की है, एकदम सही है, समझ गए। तो भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? किसकी है? देखिए, एक बौद्ध साहित्य है सूत निपात। सूत निपात में जो है गाय को अन्नदा, वनदा, सुखदा, अन्न देने वाली, रूप देने वाली, सुख देने वाली बताया गया है, समझ गए। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अन्नदा, वनदा, सुखदा कहा गया है? सूत निपात। किसमें? सूत निपात। सूत निपात तो होगा, तो होगा, यहां तो होगा, हाँ। बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली बताया गया है। फिर सूत पिटक में बुद्ध के वचन और आदेश है। विनय पिटक में अनुशासन नियम है। अभिधम पिटक में जो है धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। सब चीज बताए हुए हैं। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? थेरवाद। कौन है? थेरवाद। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ वामसात पाकसिनी है। अब 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में हुआ, समझ गए। इसको जो है 1 मिनट में आप लोग फिर से एक बार रीडिंग मार लीजिए। तो 1 मिनट में फिर से इसको रीडिंग मारिए। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी थोड़ा रीडिंग मार लीजिएगा इसको। मार लिए रीडिंग। चलिए, मार लिए रीडिंग। घर पे भी जाकर के इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आगे जो है भागवत धर्म होगा, वैष्णव धर्म होगा, शैव धर्म होगा। यहां से जो है ना प्रश्न ना के बराबर पूछा जाता है, ठीक है, प्रश्न ना के बराबर पूछा जाता है। फिर भी हम नोट में दे दिए हैं, लेकिन हम ये पढ़ाते नहीं है, किसी भी बैच में नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बैच में नहीं पढ़ा रहे हैं, आप पहला बैच से भी पूछ लीजिएगा, उन लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा चुके हैं।
तो ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, और जहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता है वहां पे बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और आप जो है जाकर के घटना चक्र को देखिएगा, आपसे 80 से 90% क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म का बन जाएगा। समझ, 80 से 90% क्वेश्चन बन जाएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। समझ गए? अब इसके बाद जो हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे हम लोगों को महाजनपद काल के विषय में पढ़ना है। महाजनपद काल, महाजनपद काल। आप ये नहीं सोचिएगा कि जो है हम लोग के बैच में ही नहीं पढ़ा रहे हैं, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, किसी भी बैच में नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग अपने से जो है ना इसको रीडिंग मार लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्व का नहीं है। क्वेश्चन बैंक जो है, समझ गए, अगर हम क्वेश्चन बैंक की बात करें तो जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक मार्केट में है, और क्वेश्चन बैंक मार्केट में है तो आप देख करके पता लगा सकते हैं कि वहां से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो वहां से जो है क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसलिए जो है हम लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब हम लोग आ जाते हैं, पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आपको महाजनपद काल नजर आएगा। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का भारत या महाजनपद काल, ठीक है। अब आ जाइए, तो पेज नंबर आप पलट लीजिएगा। कितना पेज नंबर है? पेज नंबर 38, पेज नंबर 38। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपने बौद्ध ग्रंथ और जैन साहित्य, जैन ग्रंथ के विषय में पढ़ा है। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। देखिए, आपने अंगुत्तर निकाय का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने सूत पिटक का नाम सुना होगा। सूत पिटक का नाम आपने सुना होगा। त्रिपिटक के अंतर्गत जो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आता है, तो उसमें जो सूत पिटक है, सूत पिटक को 5 निकाय में बांटा गया है। जो सूत पिटक है, सूत पिटक को 5 निकाय में बांटा गया है। और जो सूत पिटक को 5 निकाय में बांटा गया है, उसमें आपको संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, मंझिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये सब निकाय है। दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। तो जो सूत पिटक है, सूत पिटक को मुख्य तौर पर 5 निकाय में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो सूत पिटक को जो मुख्य तौर पर 5 निकाय या 5 भागों में बांटा गया है, उसी में एक आपको अंगुत्तर निकाय आता है, उसी में एक आपको अंगुत्तर निकाय आता है। फिर आपको बौद्ध साहित्य विनय पिटक के विषय में आपने पढ़ा होगा। विनय पिटक के अंतर्गत ही महावस्तु आता है, महावस्तु नामक बौद्ध साहित्य आता है। और फिर जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। आपको जो ये तमाम बौद्ध और जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य में महावस्तु, बौद्ध साहित्य में महावस्तु, और जैन साहित्य में भगवती सूत्र, जैन साहित्य में भगवती सूत्र। ये तमाम ऐसे बौद्ध और जैन साहित्य है जो हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, यानी 600 ईस्वी पूर्व में, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में यानी 600 ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। भारत में जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, देखिए, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, इसको आप समझिएगा। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ? आप सभी लोग वैदिक सभ्यता से अवगत हैं, वैदिक सभ्यता से आप सभी लोग अवगत हैं। वैदिक काल में ही, वैदिक काल मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, वैदिक काल मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक काल के अंतर्गत 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा की खोज हुई।
किसकी खोज हुई? लोहा। और लोहा की जो खोज हुई है, लोहा की खोज हुई है उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा। लोहा की खोज होने के बाद मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ। मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास लोहा की खोज होने से हुआ। लोहा की खोज उत्तर प्रदेश में हुई और लोहा से कृषि उपकरण बनाए जाने लगे और कृषि उपकरण बनाकर कृषि कार्य किए जाने लगे। कृषि कार्य करने को लेकर मानव अस्थायी तौर पर एक जगह रहने लगे। और फिर जो वैदिक सभ्यता में रहने वाले लोग थे, आर्य लोग थे, आर्य लोग धीरे धीरे एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर रहना प्रारंभ कर दिए। एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर वैदिक सभ्यता के निवासी आर्य एक जगह रहने लगे। और जब एक जगह रहने लगे तो धीरे धीरे जनपद का विकास हुआ और वही जनपद जब और विस्तृत हुआ तो वही आपको महाजनपद कहलाया। वही आपको महाजनपद कहलाया। और भारत के सबसे ज्यादा महाजनपद, भारत के सबसे ज्यादा महाजनपद जहां पर देखने को मिलेंगे वो उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही सबसे ज्यादा महाजनपद देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही सबसे ज्यादा महाजनपद देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही सबसे ज्यादा महाजनपद इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि लोहा की खोज इसी क्षेत्र में। तो लोहा की खोज इस क्षेत्र में होने के कारण जो है लोग सबसे ज्यादा यहीं पर आकर बसे। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की भूमि भी उपजाऊ हुआ करती थी और भूमि के उपजाऊ होने का कारण था गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। तो एक तो लोहा की खोज, दूसरा गंगा यमुना दोआब, ये तमाम कारण है जिस वजह से महाजनपदों का उदय विशेष तौर पर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में हुआ। और ये जो महाजनपद थे, महाजनपदों में अंग, वज्जी, मगध, काशी, पांचाल, कोसल, वत्स, सुरसेन, अस्मक, मत्स्य, कंबोज, कुरु, गंधार, अवंती, ये 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का नाम हमने आपके साथ लिया है। और भारत को हम लोग ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में अब जो हम लोग राजवंशों सब के विषय में पढ़ेंगे, आगे हम लोग अब राजवंश में इंटर करने जा रहे हैं। जैसे अब हम लोग मगध के बाद मगध में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, ये सभी राजवंश उत्तर भारत में शासन किए हैं। फिर आपको जब आप चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य पढ़ेंगे तो ये सभी राजवंश दक्षिण भारत में शासन किए हैं। दक्षिण भारत में शासन किए हैं। है लोहा दोआब। बैठी बैठी। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। दो नदी के बीच का जो एरिया होता है ना, उसी को दोआब कहा जाता है। दो नदी के बीच के एरिया को दोआब कहा जाता है। ठीक है। आपको 16 महाजनपदों में उस समय तो मतलब 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में मुख्य तौर पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन हुआ करता था। राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन 16 महाजनपदों में 2 ऐसे महाजनपद थे जहां पर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं, जहां पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं हुआ करता था, बल्कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करता था। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करता था।
राजतंत्रात्मक मतलब राजा का शासन, और गणतंत्रात्मक मतलब गण यानी लोग, यानी आम जनता। आम जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति राजा के तौर पर काम करते थे। वो भी राजतंत्र ही था एक प्रकार का, लेकिन आम जनता के सहमति से जिसको चुना जाता था वो शासन करता था। लेकिन राजतंत्रात्मक में ऐसा नहीं होता था, एक बार हम राजा बन गए तो हमारे संतान ही राजा बनेगा, चाहे वो नालायक ही क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन गणतंत्रात्मक में ऐसी बात नहीं होती थी। 16 महाजनपद में 2 महाजनपद, 16 महाजनपद में जो है 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन था। जो 2 महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन था, एक था आपको वज्जी और दूसरा था आपको मल, दूसरा था आपको मल। वहीं जो वज्जी है बिहार में है और जो मल है उत्तर प्रदेश में है। जो मल है उत्तर प्रदेश में, मल उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावे 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। बाद बाकी 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे। बाद बाकी 15 महाजनपद जो है आपको उत्तर भारत में था। जो भारत है जिसको आप मानचित्र पर देख रहे हैं, भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपर जाइएगा तो उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत के अंतर्गत जो है महाराष्ट्र में एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम है असमक। असमक, और जो असमक है, असमक की राजधानी है पोटली या पोतन। असमक की राजधानी है पोटली या पोतन। पोटली या पोतन असमक की राजधानी है। महाराष्ट्र में यह महाजनपद था। इसके अलावे अन्य 15 महाजनपद उत्तर भारत में था। अन्य 15 महाजनपद उत्तर भारत में था। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के भारत को जब आप देखेंगे तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के भारत में पाकिस्तान भी हुआ करता था। पाकिस्तान भी हुआ करता था। पाकिस्तान तो भारत से अलग 1947 ईस्वी में हुआ है। आपको वर्तमान के पाकिस्तान में एक महाजनपद है जिसका नाम है गंधार, जिसका नाम है गंधार। और जो गंधार महाजनपद है, गंधार की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला। और ध्यान रहे, ये जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों की राजधानी को याद रखना आपके लिए आवश्यक है। राजधानी याद रखना जो है आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि मुख्य तौर पर, विशेष तौर पर इन महाजनपदों की राजधानी ही आपसे आपके परीक्षा में पूछी जाती है। तो एक आपको गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसके बाद जो है एक महाजनपद था कंबोज, समझ गए, कंबोज। एक महाजनपद था कंबोज। कंबोज कश्मीर में है। कंबोज कश्मीर में है और कंबोज की राजधानी है हाटक। कंबोज की राजधानी कहां है? हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक है। फिर आपको एक महाजनपद हरियाणा में था, कुरु। कुरु, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। फिर आपको एक महाजनपद राजस्थान में था। राजस्थान में जो महाजनपद था उसका नाम था मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहां? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। फिर आपको एक महाजनपद मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश में जो महाजनपद था उसका नाम था अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। फिर आपको 3 महाजनपद अपने बिहार में है। अपने बिहार में 3 महाजनपद है। और अपने बिहार में जो 3 महाजनपद है, एक आपको मगध है, दूसरा आपको वज्जी है और तीसरा आपको अंग है। तीसरा आपको अंग है। तो एक है अंग। अंग की राजधानी चंपा। आज का जो भागलपुर और मुंगेर का इलाका है, आज का जो भागलपुर और मुंगेर का इलाका है, वही 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में अंग कहलाता था जिसकी राजधानी चंपा। अंग कहलाता था जिसकी राजधानी चंपा। फिर इसके बाद
आपको दूसरा महाजनपद वज्जी, और वज्जी की हम बात करें, आज का जो वैशाली है, वैशाली का जो इलाका है वही बज्जी संघ कहलाता था। बज्जी को वैशाली भी कहा जाता था। इसकी राजधानी वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। फिर आपको एक मगध था, मगध महाजनपद था। और मगध की हम बात करें तो आज का जो पटना गया और राजगीर का इलाका है, पटना गया और नालंदा का इलाका है, इसी को मगध कहा जाता था। और मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, राजगृह। इसके अलावे जो भी महाजनपद बचा हुआ है, सभी के सभी महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावे जो भी महाजनपद बचा हुआ है, सभी के सभी महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। अगर आप गिनेंगे तो गिन लीजिएगा अपना। फिर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद है, उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद है, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के भीतर पांचाल है, पांचाल है। पांचाल की राजधानी अहिचछत्र, अहिचछत्र। पांचाल के बाद आपको कौशल है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती है। फिर आपको मल है, मल की राजधानी कुशीनगर, मल की राजधानी कुशीनगर। और मल महाजनपद में ही गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जो कि मल महाजनपद का राजधानी नगर हुआ करता था, मल महाजनपद का राजधानी नगर हुआ करता था। फिर इसके बाद जो अन्य है, सूरसेन, जिसकी राजधानी है मथुरा, सूरसेन जिसकी राजधानी कहां है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। फिर आपको वत्स है, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। और फिर आपको काशी है, और काशी की राजधानी है वाराणसी या बनारस, वाराणसी या बनारस, वाराणसी या बनारस। यही 16 महाजनपद है। चेदी, हाँ चेदी भी है, चेदी छूट गया, हाँ सॉरी, चेदी है। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती, ठीक है, शक्तिमती। तो ये अब अगर आप जोड़ेंगे तो आपको जो है 16 पुर जाएगा। यहां पर हमने मानचित्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि 16 महाजनपदों में कौन से महाजनपद जो है भारत के किस राज्य में वर्तमान स्थिति में पड़ता है। साथ ही साथ यहां पर हमने आपको 16 महाजनपदों के जो है राजधानी से भी अवगत करवाया। अब इन 16 महाजनपद की थोड़ी थोड़ी विशेषता है, उन विशेषताओं में हमें नहीं पढ़ना है, नोट में लिखा हुआ है, उसको आप अपना पढ़ लीजिएगा। अब इन 16 महाजनपद में अगर आप देखेंगे कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हुआ, तो इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर जो उभरा है वह है आपको मगध, मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर जो उभरा है वह है आपको मगध, मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। आखिरकार कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा जिस वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आने का जो कारण है वह यह है, एक तो मगध भौगोलिक आधार पर काफी सुरक्षित क्षेत्र था। मगध की अगर आप बात करेंगे तो मगध जो है भौगोलिक आधार पर काफी सुरक्षित क्षेत्र था, काफी सुरक्षित क्षेत्र था। कैसे? मगध, मगध का मतलब हमने आपको क्या बताया है?
मगध का मतलब हमने आपको बताया है, आज का पटना, गया, राजगीर इत्यादि इत्यादि। ठीक है, आप मगध को, इसको मगध मान लीजिए, पटना हमने लिख दिया, इसको मगध मान लीजिए। पटना शहर के जब आप उत्तर में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, देखिए पटना में इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है, समझ गए। जब आप उत्तर जाएंगे तो उत्तर में आपको गंगा नदी मिलेगा, उत्तर में आपको गंगा नदी मिलेगा। अरे इधर है पूरब, हाँ इधर है पूरब, ठीक है, इधर है पूरब, ठीक है, पूरब इधर है, हाँ इधर है पूरब, ठीक है। काहे कंफ्यूजन है आप लोग को? नहीं ना, कंफ्यूजन है तो कल सुबह में जो है ना, सॉरी, कल सुबह में उठ करके जो है ना सूर्य का दर्शन कर लीजिएगा, पता चल जाएगा किधर है पूरब। इधर पूरब है, पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण। तो जो मगध है, मगध के शक्तिशाली रूप में उभरकर आने के पीछे सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख रीजन यह है कि जो मगध का क्षेत्र था वह भौगोलिक तौर पर काफी सुरक्षित क्षेत्र था। जो मगध का क्षेत्र था, मगध का क्षेत्र भौगोलिक तौर पर काफी सुरक्षित क्षेत्र था। कैसे मगध का क्षेत्र भौगोलिक तौर पर काफी सुरक्षित क्षेत्र था? मगध के उत्तर में गंगा नदी, मगध के उत्तर में गंगा नदी, गंगा नदी। मगध के दक्षिण में, मगध साम्राज्य के दक्षिण में, मगध साम्राज्य के दक्षिण में आएंगे तो आपको पहाड़ी मिलेगा, पहाड़ी मिलेगा। मगध साम्राज्य के जब आप पश्चिम में आएंगे तो इधर आपको सोन नदी मिलेगा, इधर आपको सोन नदी मिलेगा। और मगध साम्राज्य के जब आप पूरब में आएंगे तो इधर आपको चंपा नदी मिलेगा, चंपा नदी मिलेगा। यानी मगध का जो क्षेत्र था वह पहाड़ी और नदियों से घिरा हुआ था, पहाड़ी और नदियों से घिरा हुआ था। और पहाड़ी और नदियों से घिरे होने के कारण, पहाड़ी और नदियों से घिरे होने के कारण जो है यहां पर आक्रमण करना काफी मुश्किल होता था, यहां पर आक्रमण करना काफी मुश्किल होता था। अगर कोई आक्रमण कर भी देता था तो वो बच के ही नहीं जाता था। तो मगध के सबसे शक्तिशाली रूप में उभरने का सर्वप्रमुख कारण है मगध की भौगोलिक स्थिति। दूसरा कारण यह है कि मगध के भीतर, देखिए सामान्य तौर पर वर्ण व्यवस्था का जो प्रचलन था, किस वर्ण के लोग का क्या काम होगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम होगा अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय है क्षत्रिय का काम होगा शासन प्रशासन, वैश्य है वैश्य का काम होगा कृषि पशुपालन, फिर जो है आपको शूद्र है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी हमारे समाज में। तो सामान्य तौर पर यह मान्यता था कि शासन प्रशासन जो है क्षत्रिय ही करेंगे। सभी महाजनपदों में जो क्षत्रिय जाति से आएंगे वही राजा होंगे, वही शासन प्रशासन करेंगे, वही शासन प्रशासन को देखेंगे। लेकिन मगध में इस प्रकार की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। मगध में यह था कि किसी भी वर्ण के लोग योग्यता होने पर शासक बन सकते हैं, शासक बन, कोई भी वर्ण का लोग अगर उसमें योग्यता है, उसमें क्षमता है, राजा होने का गुण उसमें है, सैन्य क्षमता है, तो वह शासक बन सकता है। क्योंकि मगध के ऊपर सबसे पहले हर्यक वंश के शासकों ने शासन किया। हर्यक वंश के शासक क्षत्रिय जाति से थे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के शासकों ने शासन किया। शिशुनाग वंश के शासक ब्राह्मण जाति से था, ब्राह्मण जाति से थे। और शिशुनाग के बाद नंद वंश के शासकों ने शासन किया, और जो नंद वंश के शासक थे वे शूद्र जाति से थे। नंद वंश के जो शासक थे वे शूद्र जाति से थे। और ये तीनों राजवंश मगध में ही शासन किया है। तो मगध में आप देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर शासन प्रणाली, वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई शासक बन जाएगा,
इस प्रकार की प्रथा का प्रचलन मगध में नहीं था, बल्कि मगध में योग्यता के आधार पर लोग शासक बनते थे। और साथ ही साथ मगध की जो सर्वप्राचीन राजधानी रही है, ऐसे मगध की राजधानी राजगृह भी रही है, पाटलिपुत्रा भी रही है, वैशाली भी रही है। लेकिन मगध की जो सर्वप्राचीन राजधानी है, सबसे पुरानी राजधानी है, मगध की जो सबसे पुरानी राजधानी है वह राजगृह रही है। और जो राजगृह है वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगृह है वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से उसके राजधानी पर आक्रमण करना तो और भी कठिन था। और जो मगध का इलाका था काफी उपजाऊ हुआ करता था। मगध का जो इलाका था वो काफी उपजाऊ हुआ करता था। उपजाऊ भूमि होने के कारण, और उसके उपजाऊ होने का कारण है गंगा नदी। गंगा नदी उपजाऊ होने का कारण गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी में प्रत्येक वर्ष पानी आती है। और जब प्रत्येक वर्ष पानी आती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और फिर गंगा नदी की पानी पुरानी मिट्टी को बहाकर लेकर चली जाती है और नई मिट्टी को लेकर आती है। नई मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है। बाढ़ एक प्रकार से कहिए तो अभिशाप भी है, और एक प्रकार से कहिए तो वरदान भी है। दोनों चीज है बाढ़। बाढ़ का आना सही भी है और बाढ़ का आना गलत भी है, दोनों चीज है बाढ़। किसी किसी गांव में देखेंगे, वैसा गांव जहां पर बाढ़ आता है, बाढ़ का पानी आता है, वहां पर अगर 4-5 बरस तक लगातार बाढ़ नहीं आता है तो वहां की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, और किसान ईश्वर से मनाते हैं कि बाढ़ आ जाए। तो मगध की भूमि काफी उपजाऊ थी। अब मगध की भूमि काफी उपजाऊ थी, तो उपजाऊ भूमि होने के कारण, बकलोल भी समझिए ना, कितना समझाने वाला बात सब बता रहे, मारेंगे एक छाट मुंह लाल कर देंगे। उपजाऊ भूमि की उपजाऊ भूमि होने के कारण जब बातें करना है तो मत आइए क्लास, कोई जरूरी ना है, ठीक है। ऐसे भी हम सोच रहे हैं कि इस बैच में बड़ी उड़न लड़का सब के कारण जो है, लड़की सबको तो छोड़ देंगे, लड़का सब के कारण जो है हम सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बैच में जो लड़का सबका टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और टेस्ट में जो जितना पढ़ाए हैं बायोलॉजी में और हिस्ट्री में, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। 80% प्लस जिस लड़का को आएगा क्लास एलो करेंगे, 80% से कम आएगा क्लास एलो नहीं करेंगे, उसका पैसा रिफंड कर देंगे, क्योंकि उड़न लड़का सब है बैच में। अच्छा लड़का होगा उसको रखेंगे, फालतू लड़का को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा तो आप लोग का भी टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा देंगे। फालतू लड़की हमको नहीं चाहिए, ठीक है। जो पढ़ने वाली है अपना आराम से आएगी, पढ़ेगी, 10 गो रहेगी, वही 10 गो रिजल्ट देगी, 100 गो कर देगी। पहला 17 में तो मात्र 8 गो रिजल्ट हुआ था, वही 8 गो 80 गो किया, 80 गो 800 किया, आज 800 8000 कर दिया है, ठीक है। कुछ दिन में 8 लाख भी होगा, समझे। चलिए सुनिए अब क्या बोल रहे थे। मगध की भूमि काफी उपजाऊ थी। उपजाऊ होने के कारण किसानों को अधिशेष उत्पादन होता था, अधिशेष उत्पादन होता था। किसानों को अधिशेष उत्पादन होता था, मतलब किसानों को जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा फसल का उत्पादन होता था। और किसानों को जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा फसल का उत्पादन होने लगा, तो अब किसान जो है अपने राजा को कर देना शुरू कर दिया। किसान अपने राजा को कर देना शुरू कर दिया, टैक्स देना शुरू कर दिया। और जब किसान अपने राजा को टैक्स देना शुरू कर दिया, राजा को टैक्स आने लगा, भू राजस्व आने लगा, तो राजा को लगा कि टैक्स तो आ ही रहा है, क्यों ना सेना का गठन कर लिया जाए, सेना का गठन कर लिया जाए। और फिर मगध के राजाओं ने सेना का गठन किया, और उस सेना के बल पर मगध के राजाओं ने एक तो अपने साम्राज्य की रक्षा की, दूसरा उस सेना की मदद से, अब सेना को हम वेतन दे रहे हैं तो उसको घर में बैठा करके रखेंगे,
भारत सरकार जो सैनिकों को वेतन देता है उसको कहता है कि जब युद्ध होगा तब तुम आ जाना, और युद्ध नहीं होगा तो घर में जाकर के बैठो, वेतन देते हैं नहीं। बॉर्डर पर सबको लगा दिया है ना, बॉर्डर पर सबको लगा दिया है। फिर जरूरत पड़ने पर जब चुनाव होता है लोकसभा का, विधानसभा का, तो सैनिकों को वहां पर भी भेजा जाता है राज पुलिस के साथ साथ। तो एक तो सुरक्षा के लिए, दूसरा मगध के शासकों के पास अस्थाई सेना हो गई, और जब मगध के शासकों के पास अस्थाई सेना हो गई तो उन सैनिकों के मदद से जो है, उन सैनिकों के मदद से मगध के राजाओं ने अलग अलग क्षेत्र पर आक्रमण किया, और अलग अलग क्षेत्र पर आक्रमण करके उसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। जैसे मगध के शासक बिंबिसार ने, तो मानचित्र कहां गया, और ऊपर में है। मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। मगध के शासक अजातशत्रु ने वज्जी को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। मगध के शासक अजातशत्रु ने काशी को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। ये तमाम कारण हुए जिस वजह से मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पर उभर कर सामने आया, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पर उभर कर सामने आया। अब मगध साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले जो राजवंश है, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, इन सभी की एक एक करके हम आपके साथ चर्चा करेंगे। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब यहां तक जो है सबसे पहले जितना हम लोग देखे हैं उतना चीजों को 1 मिनट में हम लोग याद करते हैं, ठीक है? तब फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, एक बात बताइएगा, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद था। इसकी जानकारी कौन कौन बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय और वही यही प्रश्न कहेगा कि कौन सा जैन ग्रंथ है जो यह कहता है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजन? भगवती सूत्र, भगवती क्लियर है? तो जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? और एक बात बताइएगा, 16 महाजनपद में, ठीक है, 16 महाजनपद में कितने ऐसे महाजनपद हैं जो कि उत्तर भारत में है? उत्तर भारत में 15, उत्तर भारत में 15, और दक्षिण भारत में तो दक्षिण भारत को लेकर के ही पूछा जाता है। तो 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है? दक्षिण भारत में कौन है? अस्मक की राजधानी पोटलिया, अस्मक की राजधानी पोटलिया पोतन, अस्मक की राजधानी पोटलिया पोतन, ठीक है। अब इसके अलावे गंधार की राजधानी गंधार महाजनपद कहां है? कंबोज की राजधानी कहां है? ये कहां है? कुरु की राजधानी कहां है? ये मत्स्य की राजधानी कहां है? ये कहां है? राजस्थान में। अवंती की राजधानी कहां है? ये कहां है? मध्य प्रदेश। अपना बिहार में कितना महाजनपद? कौन कौन? वज्जी अंग और वज्जी की राजधानी, अंग की राजधानी
अंग की राजधानी, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी। चलिए, इसके बाद जो बाद बाकी बचा महाजनपद है वो कहां है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो पांचाल, कौशल, मल, सुरसेन, वत्स, काशी, चेदी है, ये सभी महाजनपद कहां है? कहां है? उत्तर प्रदेश। पांचाल की राजधानी, पांचाल की राजधानी, पांचाल की राजधानी, कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी, मल की राजधानी, मल की राजधानी, सुरसेन, सुरसेन, वत्स, वत्स, काशी, काशी, चेदी, चेदी, शक्तिमती। इसके बाद 16 महाजनपद में कितने महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन पद? कितने? कौन कौन? वज्जी और बाद बाकी महाजनपद में राजतंत्रात्मक, बाद बाकी महाजनपद में राजतंत्रात्मक। क्लियर है? इतना बात याद हो गया ना? ठीक है। अब मगध महाजनपद क्यों सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा? क्योंकि देखिए, यह बताने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था जानते हैं? सुनिए, आपके बिहार दरोगा परीक्षा में क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो एक क्वेश्चन यह पूछा गया है, सिकंदर भारत में सफल हुए, उनकी सफलता के कारण क्या है? आप ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर सिकंदर से संबंधित और भी चीज पूछे हुए हैं। तो जब ये पूछ सकता है तो हो सकता है कि ये भी पूछ सके, क्योंकि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। तो ये अपने आप में एक ही समय, सुनिए, एक ही समय में सभी लोग हैं, कोई ऊंचाई पर चले जाता है, कोई एक्का दुक्का लोग ऊंचाई पर चले जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ तो विशेषता रही होगी। तो ये चीज है। तो मगध क्यों शक्तिशाली बनकर उभरा? नोट में इस बात का विवरण होगा जो हमने आपको समझाया है, आप देखिएगा, होगा, कहीं ना कहीं होगा, निश्चित तौर पर होगा। अरे बकलोलवी यहां पढ़िए ना जी, नहीं तो महाजनपदों की देख होगा, नोट में पढ़िएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। समझ गए? और ऐसे भी समझ गए हैं ना जी, दिमाग में चला गया है ना? तो जो है क्वेश्चन आएगा ना, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन में जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें जो है एक ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी लिखा हुआ होता है। मैक्सिमम केस में इस सब टाइप के क्वेश्चन का आंसर उपर्युक्त सभी ही होता है। हर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन 60-70% केस में ऐसा होता है, 60 से 70% केस में ऐसा होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आए आपके माथा से एकदम बाहर है कि उसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, उपर्युक्त सभी है मार दीजिएगा। मैक्सिमम केस में सही होने के चांस होते हैं, मैक्सिमम केस में, हमेशा नहीं, मैक्सिमम केस में। ठीक है? हमेशा नहीं, बार बार बोले, हमेशा नहीं, मैक्सिमम केस में। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। इससे आगे अगले क्लास में अब होमवर्क की बारी है। ठीक है? और नोट में थोड़ा बहुत जो है वर्ड मिस्टेक सब है, जो हम यहां पर लिखते हैं ना, जो बताते हैं ना, वो सही है, थोड़ा बहुत है तो उसको आप अपना सही कर लीजिएगा। इतना तो जागरूक आप हैं कि इतना सही कर सकते, क्या इतना कर लीजिएगा ना? चलिए ठीक है। अब होमवर्क सब क्या क्या है, अब कमेंट दे दीजिए यहां पे। चलिए, बना, सॉरी, होमवर्क जो है याद करके आए हैं? चलिए, राज्यसभा था ना, 187 से 196। इसके बाद अगला होमवर्क है आपको चैप्टर नंबर 23, संसद कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। 23 नंबर है, 23 नंबर है, 23 नंबर है। संसद में तीसरा चैप्टर कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया, 196 से 216, 25-50 क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है? तो अब राज्यसभा से संबंधित पूछते हैं, 187 से 196। चलिए, एक एक करके जवाब दीजिए। खड़ा होइए तो आप। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष। बैठ जाइए, पीछे वाली खड़ा हो जाइए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा?
हाँ दीपक यादव, हाँ बोलिए। राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा, बैठ जाइए, पीछे वाली खड़ा होइए। नहीं आप नहीं, है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को भी नहीं। राज्यसभा अस्थाई सदन है, राज्यसभा अस्थाई सदन है। डेली विद्यार्थी सब पूछता है सर बुक का फोटो दिखाइए, बताइए डेली, जबकि कितना बार बताए होंगे। ठीक है, ये वाला बुक है, इसी से होमवर्क देते हैं। बैठ जाइए, बकलोल भी पढ़ते ना है जी। अरे किसी का बुक छूटा था, एगो घटना चक्र मिला, मिला ठीक, आपका भी छूटा था, कब छूटा? खड़ा हो जाइए। हाँ क्या हुआ? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए उधर है, वो लड़की खड़ा हो। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई है, कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे आपके बदले। ठीक है, नरगिस, तो अब तो सब बोल दिया, तो नरगिस दत्त बोल रहे हैं। बैठ जाइए, एक बार में जवाब आना चाहिए। चलिए खड़ा होइए इधर। हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? 249, 249, आप 250 बोल रहे हैं, 249। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए उधर। कौन ऐसा विधेयक है जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? धन विधेयक। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बैठ जाइए। चलिए आइए लड़की, खड़ा हो जाइए उधर। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? राज्यसभा। बैठ जाइए। चलिए आइए उधर, खड़ा हो जाइए। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ है? 1952। 1952। चलिए ठीक है, अगला होमवर्क तो दे ही दिए हैं, चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर 23, ठीक है, लीजिए। अब अगला होमवर्क क्या है? क्या दिए थे? याद करके आए हैं? अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर और प्रमुख जल संधि। ठीक है, याद करके आए हैं? चलिए खड़ा हो जाइए। सैडल पीक कहां अवस्थित है? सैडल पीक उत्तरी अंडमान। माउंट थुलियर। बैठ जाइए, बैठिए, खड़ा होइए। माउंट थुलियर कहां है? माउंट डियोवाली, डियोवाली मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। बैठ जाइए, बैठिए, पढ़ा लिखा कीजिए जी। है लड़की, खड़ा होइए उधर। आप तो दूसरा बैच में नाते थे, अब इसमें काहे आने लगे हैं? छूट गया तो इससे क्या मतलब? बैच ही ट्रांसफर कर लीजिएगा, उस बैच में जाकर के बैठ करके पढ़िए, समझे? खड़ा होइए, बैठ जाइए, बैठिए ना उधर, खड़ा होइए। माउंट हैरियट कहां है? दक्षिणी अंडमान में। कहां है? दक्षिणी अंडमान। बैठ जाइए, बोलिए, सम्मिलित रूप से ही बोलिए। एकदम लगता है आप लोग पढ़ते उड़ते ना है, ठीक है, तो जवाब कहां मिल रहा है? ठीक है, भूल जाते हैं तो कैसे होगा? खड़ा हो जाइए आप। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? मालदीव को मिनी का है। 9 डिग्री चैनल कवारती को मिनी का है। 10 डिग्री चैनल
अंडमान को निकोबार से या छोटा अंडमान को कार निकोबार से। बैठ जाइए, खड़ा होइए। पाक स्ट्रेट किसके मध्य है? तमिलनाडु और श्रीलंका। बैठ जाइए। पीछे वाली पाक खाड़ी किसके मध्य है? पाक खाड़ी श्रीलंका और तमिलनाडु। बैठ जाइए। चलिए आगे सुनिए। अगला जो है, अगला है आपको नदी। बहुत बड़ा है नदी। नदी करना जो है एक दिन में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सुनिए नदी में आपको याद क्या करना है, सुनिए। ठीक है, नदी में आपको याद क्या करना है, सुनिए। नदी में जो है, नदी कहां से निकलती है? ऐसे तो सब जरूरी है। नदी कहां से निकलती है, उसका उद्गम, संगम या मुहाना कहां जाकर सागर या समुद्र में मिलती है, लंबाई और विशेष तथ्य। ठीक है, टोटल याद करना है। हाँ, ज्यादा नहीं दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे, मात्र 10 दे रहे हैं। सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, गंगा, यमुना, चंबल, रामगंगा। बस यहां तक टोटल 10 हो गया। सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, गंगा, यमुना, चंबल, रामगंगा। ई वाला बुक है, ई वाला बुक है, देख लीजिए। ठीक है, ई वाला बुक है, समझ गए? तो सिंधु से लेकर के जो है रामगंगा तक दिए हैं, सब चीज याद करके आना है। देखिए ये आपको ऐसे याद नहीं होगा, आप क्या कीजिएगा, लिख करके इसको याद कीजिएगा। हम जो बोल रहे हैं, जो तरीका बोल रहे हैं, हर टॉपिक में नहीं बोलेंगे लिख करके याद कीजिएगा। इस टॉपिक में आप निश्चित तौर पर लिख करके याद कीजिएगा। ठीक है, लिख करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा। एक बार जो है आप लोग इसको हमारे साथ देख लीजिए। ठीक है, 10 को एक बार हमारे साथ देख लीजिए। हम यहां पर थोड़ा सा समझा देते हैं, तब थोड़ा आसानी होगा याद करने में। ठीक है, देखिए सिंधु, इसका उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, सानो खया बाब हिमनद। सानो खया बाब हिमनद। इसका संगम या मुहाना है अरब सागर। लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। विशेष में इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज है। फिर झेलम में है, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। संगम या मोहाना चिनाब नदी है, लंबाई 724 किलोमीटर है। श्रीनगर में सिकरा या बजरे चलाए जाते हैं। आगे रावी, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। चिनाब नदी में मिलती है, 725 किलोमीटर है। यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। फिर चिनाब है, चंद्रा तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहुल के बारालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। संगम या मोहाना सिंधु नदी है, लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा जॉर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ब्यास है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर है। और आपको यह जो है हरिके बैराज में सतलज नदी में जाकर मिलती है, लंबाई 470 किलोमीटर। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। फिर सतलज है, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। इसका संगम या मोहाना है आपको हरिके पतन में इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर और शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। गंगा है, गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है, यानी भागीरथी और अलकनंदा को सम्मिलित रूप से गंगा कहा जाता है। फिर यमुना नदी है, बंदरपूछ से निकलती है, प्रयाग में गंगा में मिलती है, 1375 किलोमीटर लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती है। चंबल है, मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जानापौ पहाड़ी से निकलती है। संगम या मोहाना है यमुना नदी, लंबाई है 995 किलोमीटर। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियां काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुड़ल, मामनी व मेज करती है। फिर रामगंगा है, नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है, कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है, लंबाई है 696 किलोमीटर। खून इसकी प्रमुख सहायक नदी है। घर पे जाकर के जो है इसको
कॉपी में लिख करके जो है ना याद कर लीजिएगा, इतना याद करके आइएगा। लीजिए, कल जो है टेस्ट है, लेकिन आप लोगों के बैच का टेस्ट जो है ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही है। आप लोगों के बैच का टेस्ट ऑनलाइन ही है, और बाद बाकी 2 बैच का टेस्ट जो है ऑफलाइन है। बाद बाकी 2 बैच का टेस्ट ऑफलाइन है, और आप लोगों का जो है ऑनलाइन ही है। ठीक है, हाँ क्लास भी है, कल आपका क्लास भी है। आपका जो क्लास का टाइमिंग है उसी टाइम पे आपका क्लास है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।